हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर के रिमेनिंग टॉपिक्स स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उन मिक्सचर से हम उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। और ये सेपरेशन हम क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। अब देखते हैं वो डिफरेंट मेथड्स क्या हैं जिनके थ्रू हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। पहला मेथड है इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड द लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन क्या है? This method of separation of substances is used to separate a volatile component from a non-volatile component of a mixture. ये एक ऐसा मेथड है सेपरेशन का जिसमें मिक्सचर से वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो मिक्सचर है हमारे पास उसमें दो तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट है। एक है वोलेटाइल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट क्या है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर हम वोलेटाइल की बात करें तो वोलेटाइल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इजीली वेपर्स फॉर्म कर लेते हैं, और नॉन वोलेटाइल जो कि वेपर्स फॉर्म नहीं करते। सो इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना मिक्सचर से जिस मेथड से ये होता है उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करना इवेपोरेशन मेथड से। यहाँ पर हम देखें तो सी वाटर क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट है, और कॉमन सॉल्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वाटर वाला पार्ट है यानी वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? इवेपोरेशन मेथड से किस में चेंज हो जाएंगे? वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। और जो कॉमन सॉल्ट है वो तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो ये क्या रह जाएगा? एज अ रेजिड्यू रह जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम इंक। इंक से डाई को सेपरेट करना। अगर हम इंक को देखें स्टूडेंट्स तो इंक में दो पार्ट्स प्रेजेंट है, एक वाटर, दूसरा डाई वाला पार्ट प्रेजेंट है। डाई मीन्स जो कलरिंग एजेंट है। जो वाटर है वो तो वोलेटाइल कंपोनेंट है, और जो डाई के कंपोनेंट्स हैं वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, और जो डाई वाला पार्ट है वो क्या रह जाएगा? नीचे रह जाएगा, यानी रेजिड्यू रह जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम इवेपोरेशन का सेटअप अगर हम देखें तो ये है स्टूडेंट्स नीचे बर्नर। इसके ऊपर हमने रखा है एक बीकर जिसमें पानी भरा है। उसके ऊपर हमने एक वॉच ग्लास रखी है जिसमें हमने इंक पुट की है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये इंक इस जो ये बीकर है इसके ऊपर क्यों रखी है? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते। डायरेक्ट हीटिंग से क्या होता है, जो इंक के कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए पहले हमने बीकर रखा है जिसमें हमने वाटर रखा है, और उसके ऊपर हमने वॉच ग्लास पुट किया है जिसमें हमने इंक रखा है। अब क्या होगा? जैसे ही क्या होगा, इसे हीटिंग यानी हम जैसे ही हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? जो इंक में वाटर वाला पार्ट है वो क्या किस में चेंज हो जाएगा? वेपर्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो वोलेटाइल कंपोनेंट है। और नीचे वॉच ग्लास में क्या रह जाएगा? डाई के कंपोनेंट्स रह जाएंगे जिन्हें हम रेजिड्यू कह रहे हैं, और ये एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। सो इस तरीके से देखा स्टूडेंट्स आपने कि कैसे हमने एक मिक्सचर से दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करा, वोलेटाइल कंपोनेंट एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को। सो इस मेथड को हम कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेंसर पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर सेटल एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन द कंटेनर containing the mixture is spun rapidly। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि किसी भी सॉल्यूशन को रैपिडली स्टर करने पे, और ये जो स्टरिंग होता है ये बहुत ही फास्टली किया जाता है,
अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को बहुत ही फास्टली स्टर करें तो जो उसमें डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं एट द टॉप, यानी अपर लेयर में रह जाते हैं। सो इस तरीके से हम डिफरेंट पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जो पार्टिकल्स नीचे यानी सेटल डाउन हो गए उन्हें हम रेजिड्यू कहते हैं, और जो पार्टिकल्स यानी जो लाइटर पार्टिकल्स अपर लेयर में हैं उन्हें वो क्या हो जाते हैं, स्किमिंग से के प्रोसेस से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने घर में देखा होगा कि आपकी मदर कैसे मिल्क से क्रीम सेपरेट करती है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करती हैं, मिक्सचर यूज़ करती हैं, जिसमें क्या होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, और जो ब्लेड्स क्या होते हैं, फास्टली मूव करती हैं, जिससे क्या हो जाता है, क्रीम सेपरेट हो जाती है मिल्क से। तो वो जो क्रीम वाला पार्ट है ना, वो क्या है, अपर लेयर है जिसमें लाइटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और जो नीचे क्या है, मिल्क है, वो उसमें क्या है, लाइट डेंसर पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि नीचे रह गए, उसे हम क्या कह रहे हैं, रेजिड्यू कह रहे हैं। और जो अपर लेयर पे जो लाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट है यानी जो क्रीम प्रेजेंट है, वो कैसे सेपरेट होगी, स्किमिंग प्रोसेस से सेपरेट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में होता है इस तरीके से, है ना। ये कुछ आपने जो घर में मिक्सर देखा होगा, ये उस तरीके से, ये इसकी ब्लेड्स हैं जो कि क्या करती हैं, स्पिन करती हैं फास्टली, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स डेंसर होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मेथड यानी ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो होता है। अब इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम, जैसे कि हमने अभी देख लिया है। दूसरा यूज़ होता है इसका डायग्नोसिस ऑफ ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स में। एंड थर्ड होता है स्क्वीजिंग ऑफ क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन में। सेम यही प्रोसेस होता है जैसे कि हम पहला जो एग्जांपल लिया था हमने कि कैसे हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं। क्या होगा कि हमें क्या करना है, बस उस मिक्सचर को इसके अंदर रखना है, और क्या होगा, जैसे ही ये ब्लेड्स फास्टली मूव करने लग जाएंगी तो उससे क्या होगा, जो उस मिक्सचर में डेंसर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिन्हें हम रेजिड्यू कह रहे हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो अपर लेयर में आ जाएंगे। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मेथड होता है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, या फिर गैसियस स्टेट डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट में। इस डायरेक्ट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखते हैं ये जो प्रोसेस है ये सेपरेशन में कैसे हेल्पफुल होती है। इन दिस मेथड द कंपोनेंट विच कैन सब्लाइम इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स इन अ मिक्सचर विच कैन नॉट। इसमें हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मिक्सचर गिवन होता है जिसे हम सैंपल कह रहे हैं, है ना, यानी एक ऐसा इम्प्योर सब्सटेंस जिसे हमने क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो क्या होता है, ये जो सैंपल है यानी ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इसमें दो तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो सब्लिमेशन शो नहीं करते। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। हमने एक इम्प्योर सैंपल लिया है, इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड। अब देखते हैं हम इसे कैसे सेपरेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स वो सब्लिमेशन शो करता है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। तो देखते हैं हम इन्हें कैसे सेपरेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेटअप देखें तो ये है बर्नर। इसमें हमने चाइना डिश रखी है जिसमें हमने वो इम्प्योर सब्सटेंस रखा है यानी इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड रखा है, और इस चाइना डिश में हमने क्या रखे है, इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है। जिस इन्वर्टेड फनल में आप ऊपर देख रहे हैं इसमें क्या है, कॉटन प्लग है। अब देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है। जैसे ही हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जो चाइना डिश में इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड हमने जो रखा है वो क्या होगा, जैसे ही हीटिंग होगी तो जो अमोनियम क्लोराइड है उस इम्प्योर सब्सटेंस से
क्या हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है, तो वो क्या करेगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। जैसे ही वेपर्स में चेंज होगा तो ये वेपर्स क्या होंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए वो वेपर्स फेज में है। जैसे जैसे वो इस फनल की स्टेम में आएंगी वो वेपर्स, तो वो क्या होंगी, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, और कंडेंस होने की वजह से वो सॉलिडिफाइड हो जाएंगी यहाँ पे स्टेम में। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिडिफाइड प्योर अमोनियम क्लोराइड हमें मिल गया, जो कि किस में चिपक गया, इस फनल की स्टेम में चिपक गया। क्यों, ये सॉलिडिफाइड क्यों हुआ, क्योंकि स्टेम में टेम्परेचर कम था। अब क्या होगा, और ये जो हमने कॉटन प्लग लगाया है स्टूडेंट्स, ये क्यों लगाया है, ताकि जो वेपर्स हैं वो इससे क्या ना हो जाए, फनल से स्केप ना हो जाए, तो उसे रोकने के लिए हमने कॉटन प्लग को यूज़ किया है। तो जैसे ही प्योर अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर स्टेम में चिपक गया, तो नीचे में क्या, यानी चाइना डिश में क्या रह गया, इम्प्योरिटीज़ रह गई, जो कि सब्लिमेशन को शो नहीं करती। सो इस तरीके से हमने इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड से को क्या किया, सेपरेट किया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ आया होगा। और इसमें आप एक चीज़ और समझनी है हमें, कि ये जो हमने यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड हुआ है ना, उसको हम सब्लिमेट भी कहते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होती है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स, सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे हम एक सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके सेपरेशन करेंगे। देखते हैं ये मेथड क्या है। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमिसिबल लिक्विड्स क्या हुए स्टूडेंट्स। ऐसे लिक्विड्स जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, यानी अगर आप इनको मिक्स करें, दो लिक्विड्स लें, उन्हें शेक करें और थोड़ा स्टेबल होने के लिए रख दें, तो ये क्या कर लेते हैं, दो लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, यानी डिज़ोल्व नहीं होते। तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। It is based on the principle that immiscible liquids separate out in different layers depending on their densities. अब ये जो मेथड है जो कि यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए टू इमिसिबल लिक्विड्स को, ये ऐसे प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है जो क्या कहता है कि ये जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं ये सेपरेट आउट कैसे होंगे, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है इन लिक्विड्स की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डेंसिटी की होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ये सेपरेट करने के लिए, यानी इन इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, सेपरेटिंग फनल है। ये क्लैंप है जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। इस सेपरेटिंग फनल में अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये ग्लास फनल होता है। यहाँ पे आपको ये स्टॉपर दिख रहा है जिसको आप घुमाने पे ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अगर हम कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स लें, फॉर एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, यानी ऑयल और वाटर दो लिक्विड लें और इन्हें क्या करें, शेक करें, है ना, तो ये क्या होगा, अगर हमने उन्हें सेपरेटिंग फनल में रखा है उस सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, जब ये स्टेबल होंगे ये लिक्विड्स, तो क्या हो जाएंगे, ये दो डिफरेंट लेयर बना देंगे। आपने घर में भी देखा होगा स्टूडेंट कि कभी भी ऑयल और वाटर आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, दो डिफरेंट लेयर फॉर्म कर देते हैं वाटर और ऑयल की। ये आपको पूरी तरीके से विजिबल होती है। अब ये जो डिफरेंट लेयर बना रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग बनती है, इनकी डेंसिटी के बेस पे बनती है ना, क्योंकि हमने जैसे कि इसका प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं कि ये जो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने ऑयल को, यानी ऑयल कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर हमने केरोसिन ऑयल लिया है, उसे हमने
वाटर में मिक्स किया है, तो जब आपने इसे शेक करने के बाद स्टेबल किया तो इसने 2 लेयर फॉर्म कर ली। किसके बेसिस पे? इनकी डेंसिटी के बेसिस पे। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो केरोसिन ऑयल है उसकी लेयर कहाँ दिख रही है आपको? ऊपर दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? कम है, लाइटर है ये। और वाटर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? नीचे की लेयर में। ऊपर ऑयल, नीचे वाटर। तो वाटर की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, वाटर डेंसर है, इसीलिए वो नीचे की लेयर में है। और जो ऊपर की लेयर है वो केरोसिन ऑयल की है, क्योंकि ये क्या है? लाइटर है। और आपको देखो इनकी जो बाउंड्री है वो विजिबल है। ये देखो इनकी जो सेपरेशन है, बाउंड्री, वो क्या है? विजिबल हो रही है आपको। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर ली? 2 लेयर्स फॉर्म कर ली अपनी डेंसिटी के बेसिस पे। अब क्या होगा? जब ये डिफरेंट लेयर्स फॉर्म कर ली तो आप क्या करेंगे? इस स्टॉपर को, जो कि अभी क्या है? क्लोज हो रखा है, इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा तो जो वाटर का पार्ट है ना, यहाँ पे जो वाटर का पार्ट है वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जैसे ही पूरा पानी नीचे आ जाएगा वैसे ही आप क्या करेंगे? इस स्टॉपर को फिर से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? नीचे वाटर आ जाएगा, नीचे एक बीकर रखा हुआ है हमने इसके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा? ऑयल रह जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑयल को, केरोसिन ऑयल को सेपरेट किया, किससे? वाटर से सेपरेट किया। और किसकी हेल्प से? सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। अब इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस भी देखते हैं। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, जो कि हम देख चुके हैं, यहाँ यूज़ होता है ये। फिर होता है सेपरेशन ऑफ लाइटर स्लैंग फ्रॉम मोल्टन आयरन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। और ये जो मेथड है सेपरेशन का, ये टोटली बेस्ड होता है कि वो जो दोनों लिक्विड्स हम ले रहे हैं उनकी डेंसिटी क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से ये 2 लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा ये मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स डिस्टिलेशन मेथड। It is used to separate 2 or more miscible liquids which have considerable difference in their boiling points. ये जो मेथड है ये यूज़ होता है 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, और उन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड एसीटोन। अगर आप इन्हें मिक्स करें, ये एक मिसिबल लिक्विड्स है, मिक्स करेंगे तो आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देगा, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? डिफरेंस है। अगर हम एसीटोन की बात करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस। वहीं वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो ये जो मेथड है ये ऐसे ही लिक्विड्स को सेपरेट करने का काम करता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू वेपर्स एंड देन कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड्स। ये जो मेथड है इसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा? सबसे पहले दिखाई देगा कन्वर्जन, लिक्विड्स का वेपर्स में चेंज होना, और फिर दिखाई देगा कंडेंसेशन, यानी वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना। तो देखते हैं, अगर हम इसके स्टूडेंट्स प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो हमने लिक्विड्स लिए हैं उसमें से एक लिक्विड क्या होगा? मोर वोलेटाइल होगा, और मोर वोलेटाइल होने की वजह से वो सबसे पहले डिस्टिल हो जाएगा। वोलेटाइल मतलब जो जल्दी से वेपर्स फॉर्म कर लेते हैं। आपको पता है एसीटोन एंड वाटर दोनों ही क्या हैं? वोलेटाइल नेचर के, लेकिन एसीटोन क्या है? मोर वोलेटाइल है वाटर के कंपेयर में, और जो लेस वोलेटाइल होगा वो उसके बाद डिस्टिल होगा। अब थोड़ा सेटअप देखते हैं। ये है बर्नर, इसके ऊपर हमने रखा है राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसे हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं। यहाँ पे हमने थर्मामीटर रखा है टेम्परेचर नोट करने के लिए। फिर ये ट्यूब है जिसे हमने कनेक्ट किया है कंडेंसर से, और ये है बीकर जो रिसीव करेगा, है ना, जैसे जैसे डिस्टिल होगा लिक्विड उनको यहाँ पर रिसीव करता रहेगा। यहाँ पे आप आउटलेट्स देखेंगे स्टूडेंट्स। ये आउटलेट क्या होते हैं कि यहाँ से हम इस फर्स्ट आउटलेट को हम पाइप से कनेक्ट करते हैं और उस पाइप को हम टैप पे लगा देते हैं। जैसे ही टैप आप ऑन करेंगे इसके अंदर क्या होगा? वाटर फ्लो होगा कंडेंसर के अंदर। और जो दूसरा आउटलेट है उसमें क्या होगा? उसमें भी पाइप लगाया हुआ है, और उससे क्या होगा? वाटर बाहर आएगा, और उस पाइप को हमने सिंक में छोड़ा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर क्या कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है, और वाटर फ्लो करने की वजह से जो इसके अंदर ये जो ट्यूब है
उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यानी वो क्या करेगा, टेम्परेचर कम करेगा उस ट्यूब का। तो क्या होता है, जैसे ही हम क्या रखते हैं, मिसिबल लिक्विड्स को इस फ्लास्क के अंदर रखते हैं, सपोज हमने एसीटोन और वाटर लिया है, तो जैसे ही हीटिंग प्रोसेस होगी, सबसे पहले एसीटोन क्या होगा, वेपर्स फॉर्म करेगा, फिर वो वेपर्स कहाँ आएंगी, ट्यूब से पास होंगी। जैसे ही वो कंडेंसर में आएगी, वो वेपर्स कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है। कंडेंस होने पे वो क्या फॉर्म कर लेंगी, यानी वेपर्स किस में चेंज होंगी, लिक्विड में चेंज होंगी, और ये लिक्विड कहाँ मिल जाएगा हमको, इस बीकर में मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम अदर और भी कई लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें 2 लिक्विड्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स भी हमारे पास मिले हो सकते हैं हमें। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स इन विच द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट लिक्विड्स डिफर बाय लेस देन 25 केल्विन। स्टूडेंट्स ये जो मेथड है सेपरेशन का, ये भी बिल्कुल सेम डिस्टिलेशन जैसा है। इसमें भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स होंगे, जिन्हें हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। और इन लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का, उसका जो डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से कम होगा। अगर ऐसा होता है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। The setup, this method differ from simple distillation in terms of an additional part called fractionating column. और इसमें एक एडिशनल पार्ट आपको दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ए मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। अब हमने यहाँ पे जो 2 मिसिबल लिक्विड्स लिए हैं वो क्या लिए हैं, मेथेनॉल एंड एसीटोन। हम और भी लिक्विड्स ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये 25 डिग्री केल्विन से कम होगा। इसीलिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा सेटअप देखते हैं। सेम वैसा ही है, नीचे ये बर्नर है, इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क रखेंगे, और बस आपको यहाँ पर एक अदर पार्ट दिखाई दे रहा है, वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये है स्टूडेंट्स वो, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्लास बीड्स प्रेजेंट होती हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती हैं। फिर यहाँ पर सेम वैसे ही ये ट्यूब है, फिर इसे कनेक्ट किया गया है कंडेंसर से, देन यहाँ पे हमारे पास है बीकर जो रिसीवर का काम कर रहा है। अब देखिए, जैसे ही हमने इस फ्लास्क के डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिसिबल लिक्विड्स लिए, यानी मेथेनॉल एंड एसीटोन लिए, तो हीटिंग के बाद क्या होगा, ये दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, वेपर्स फॉर्म करेंगे। दोनों वेपर्स फॉर्म करेंगी तो क्या होता है, जैसे ही ये वेपर्स ऊपर जाएंगी, ऊपर की तरफ ये वेपर्स क्या करेंगे, ऊपर जाएंगी, तो क्या होगा, ये बीड्स की वजह से, यानी इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या कर जाएंगे, वो वेपर्स अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और फिर से क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। यानी फिर से वो वेपर्स किस में चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए, क्योंकि ये बीड्स क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और इस वजह से क्या होता है, जो वेपर्स जो होती हैं वो अपनी एनर्जी को लॉस कर लेती हैं, उनको दे देती हैं, और खुद कंडेंस होकर नीचे लिक्विड की फॉर्म में फिर से आ जाती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है, यानी बार बार वेपर्स बनना और फिर से कंडेंस होना, किसकी वजह से, बीड्स की प्रेजेंस होने की वजह से, तो ये प्रोसेस बहुत बार होती है। फिर क्या होता है, ऐसा होता है, यानी जब ये ऐसा होता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये लिक्विड हमने लिया, उनमें से जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स क्या हो जाती हैं, बीड्स के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि बीड्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी लॉस कर रहे थे वहाँ पर। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इसके ऊपर आ जाते हैं वेपर्स फॉर्म में। फिर जैसे ही वो वेपर्स फॉर्म में आ जाते हैं तो उस ट्यूब के से पास होकर इस कंडेंसर में आते हैं, जहाँ वो कंडेंस हो जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड्स में। और यहाँ हमें इस बीकर में क्या मिल जाता है, फर्स्ट जो डिस्टिल हुआ है लिक्विड वो मिल जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अदर लिक्विड्स को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइजेशन मेथड। It is defined as the process which involves the preparation of the saturated solution of the impure sample in a suitable solvent followed by filtration and cooling of the filtrate slowly without any disturbance. इस मेथड में स्टूडेंट सबसे पहले हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है।
इसके लिए जो गिवन इम्प्योर सैंपल होगा उसे हमें डिसॉल्व करना होता है एक सुइटेबल सॉल्वेंट में विद हीटिंग। फिर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद उस सॉल्यूशन को, उस हॉट सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं, फिर कूल करते हैं जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है। और जब फिल्ट्रेट कूल हो जाता है तो उसके बाद क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड कंप्लीट होता है। अगर हम सिंपली कहें स्टूडेंट्स तो ये जो मेथड है ये इम्प्योर सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए है। और वो जो प्यूरिफाई करने के स्टेप्स हैं अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करते हैं जिसमें जो हमारा इम्प्योर सैंपल है उसमें जो सब्सटेंस है जिसे हमें प्यूरिफाई करना है वो तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन जो उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो डिज़ोल्व ना हो। कुछ इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व हो सकती हैं, यानी कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है, वो बाद में सेपरेट हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या ना हो, उसमें डिज़ोल्व ना हो। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं सॉल्वेंट का। और जनरली स्टूडेंट्स हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर सैंपल, है ना। अब जब हमने सॉल्वेंट चूज़ कर लिया तो उसके बाद हमें सॉल्यूशन बनाना होता है, यानी जो हमें इम्प्योर सैंपल गिवन है हमें उसे डिसॉल्व करना होता है मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में विद हीटिंग। तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हॉट सॉल्यूशन, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ हॉट सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने पे हमें पता है स्टूडेंट्स, फ़िल्टर करने के लिए हमें फ़नल की ज़रूरत होगी। इसमें हम क्या लगाएंगे, फ़िल्टर पेपर लगाएंगे और इसके नीचे क्या रखेंगे, बीकर रखेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही हम उस हॉट सॉल्यूशन को इसमें पोर करेंगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा जिसे हम रेजिड्यू कहते हैं, और वो रेजिड्यू में क्या प्रेजेंट होगा, इम्प्योरिटीज़ जो कि इनसॉल्युबल हैं। और जो हमें नीचे मिलेगा यानी बीकर में जो होगा वो क्या है, फिल्ट्रेट है, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगी, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं और वो सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है जो हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, अब जो हमें ये फिल्ट्रेट मिल गया है उसे हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो फिल्ट्रेशन मेथड कंप्लीट हो गया। अब हमने उस मेथड से यानी फिल्ट्रेशन से जो हमें फिल्ट्रेट मिला है उसे क्या किया, कूल किया। जब हम उस सॉल्यूशन को कूल करते हैं हमें पता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं और वो सब्सटेंस भी प्रेजेंट है जो जिसे क्या होना है, प्यूरिफाई होना है। तो कूलिंग जब होती है उसकी तो क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या होता है, किसमें चेंज हो जाता है, क्रिस्टल्स बना लेता है। जिस सब्सटेंस को प्यूरिफाई होना है वो क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब लास्ट क्या है, सेपरेशन एंड ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। जब वो क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए तो अब स्टूडेंट्स हमें पता है उसमें कुछ वो क्या सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो उस क्रिस्टल से उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीकेंट प्रोसेस से वो लिक्विड को हटा देंगे और क्रिस्टल्स को अलग कर देंगे। जब सेपरेशन हो जाता है तो क्रिस्टल्स को हम ड्राई करते हैं। ड्राई किस में करेंगे, फिल्टर पेपर के बीच में रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम उसे ड्राई करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो जो सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है उस सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। उस इम्प्योरिटीज़ को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हटा सकते हैं। अगर इवेपोरेशन मेथड करेंगे स्टूडेंट्स तो इवेपोरेशन मेथड उसके लिए सही नहीं होगा क्योंकि सॉल्ट में वाटर तो प्रेजेंट नहीं है। अगर हम उसको हीट करेंगे, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हीट करना होगा, तो अगर हम उस सॉल्ट को हीट करते हैं तो जो सॉल्ट के कंपोनेंट्स हैं वो जल जाएंगे, इससे वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इवेपोरेशन जो मेथड है वो वहाँ पर सही नहीं होगी। उन सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एडवांटेज है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में, है ना, जो कि हमें सी वाटर से मिल रहा है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। दूसरा इसकी एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो स्टूडेंट्स ये मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी को अगर आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट करें तो एक टर्म मिलेगा आपको क्रोमो और एक होगा ग्राफी। तो क्रोमो मीन्स होता है स्टूडेंट्स कलर और ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग। यानी पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है ये यूज़ की जाती थी राइटिंग पर्पस के लिए और डिफरेंट कलर से राइटिंग करने के लिए। अब देखते हैं ये टेक्निक क्या कहती है। द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। सबसे पहले तो ये टेक्निक यूज़ होती है सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए जो कि डिजॉल्व है सेम सॉल्वेंट में। और दूसरा, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, और वो सेपरेट कैसे होंगे, क्योंकि उन कंपोनेंट्स की क्या है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, सेपरेशन ऑफ डाइज प्रेजेंट इन इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। इंक में जो डाइज प्रेजेंट है उनको सेपरेट करने के लिए किस, विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। वैसे तो स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राफी हम कई तरीके से करते हैं, यहाँ पे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप। नीचे से इस स्ट्रिप में हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। पेन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पेन में कलर्स प्रेजेंट होते हैं, डाइज प्रेजेंट होती हैं। तो पेंसिल की हेल्प से हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के सेंटर पे हम स्पॉट लगाएंगे मिक्सचर का, है ना, जो हमें मिक्सचर प्रेजेंट है उसका कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से इस लाइन के सेंटर पे हम उसका स्पॉट लगा देंगे छोटा सा। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को हम बीकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। उस बीकर में वाटर है। अब और इस स्ट्रिप को कैसे रखना है, देखिए हमने यहाँ पे ग्लास रॉड में पेपर क्लिप की हेल्प से इस पेपर को, यानी इस फिल्टर पेपर को क्या किया है, हैंग करके रखा हुआ है बीकर के अंदर। ये जो स्पॉट है वो वाटर से थोड़ा नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, यानी वाटर का लेवल स्पॉट के नीचे होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही ये स्पॉट वाटर में डिज़ोल्व होगा तो जो इस स्पॉट में, यानी जो ये हमने इंक का स्पॉट लगाया है यहाँ पर, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे ही वो उस वाटर के कांटेक्ट में आएंगे और डिज़ोल्व होंगे तो अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, इस पेपर में ऊपर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जो जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा कंपोनेंट वो उतना ज़्यादा हाई पीक शो करता है, और जो जितना कम सॉल्युबल होगा वो उतना कम पीक करता है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं इंक से, और ये भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ये होता है स्टूडेंट्स पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, है ना, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए। सेकेंड है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। थर्ड है कलर्स इन अ डाई। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राफी। नाउ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. जब सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइक स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट का चेंज हो तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। या फिर कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी में चेंज हो तो ये सभी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, आपको नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर हम ट्रीज को कट करें तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर आप उसे कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग्स ऑफ वुड्स मिलेंगी, है ना, लीव्स मिलेंगी, फ्लावर्स मिलेंगे, तो कोई नया सब्सटेंस तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ बटर।
बटर मेल्ट हो रहा है तो सिर्फ क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। बटर सॉलिड था, मेल्ट होकर लिक्विड बना, तो स्टेट में चेंज हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर का बॉयल होना और स्टीम फॉर्म करना, स्टेट चेंज हो रही है। अगेन ये क्या है, फिजिकल चेंज है। इस चेंज में स्टूडेंट्स कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे हम बात करें वाटर स्टीम की, तो वाटर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O है, स्टीम का फॉर्मूला भी क्या है, H2O है ना। तो क्या है, दोनों की कंपोजिशन क्या है, सेम है, यानी इसकी कंपोजिशन में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता। और ये कैसी प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब देखते हैं केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। इस चेंज में क्या होता है, आपको एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर एक्सेट्रा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन आपको पता है, लेकिन जब रस्ट लग जाती है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, क्योंकि रस्ट जो होती है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड है ना, एक ऑक्साइड की लेयर लग जाती है उसमें, तो ये क्या है, रस्ट एक डिफरेंट नया कंपाउंड है, इसीलिए ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, है ना। आयरन में रस्टिंग होना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें आपको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, रस्ट। दूसरा है बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप जला दें तो क्या मिलेंगे, एशेस मिलेंगे, एक नया कंपाउंड मिल जाएगा आपको, है ना। तो इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, केमिकल चेंज कह रहे हैं। और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, जिसमें कंपोजिशन में भी चेंज होता है। वुड को जला दें तो आपको क्या मिलेंगे, एशेस मिलेंगे, है ना। तो ये सभी चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी टॉपिक्स समझ आए होंगे। थैंक यू।